नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जो कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ संविधान सभा की पहली बैठक के साथ में, और 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान को बनने में, और इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संकल्प रखा गया था। संविधान तो तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, लेकिन इसकी जो तैयार करने की पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि में करीब 200 साल लग गए, क्योंकि हमारे जो देश में शासन व्यवस्था थी उसी के अनुसार हमारे संविधान का निर्माण हुआ। जिस शासन व्यवस्था से हमारा देश परिचित हो गया था, उसी के अनुसार हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। तो हमारा देश किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था का असर हमारे संविधान के ऊपर पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि क्या असर पड़ा। सबसे पहले एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद ने भेजा भारत में। क्यों भेजा? 1757 में जो प्लासी का युद्ध था, उसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल पे अधिकार कर लिया। फिर इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो 1765 में हुई, अवध के नवाब और फिर ये भारत के मुग़ल सम्राट शाह आलम के मध्य तो जो संधि हुई, तो उससे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो राजस्व और दीवानी का अधिकार मिल गया, और भारत के अधिकांश भाग में उसका वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। जो नवाब थे बंगाल के और जो मुग़ल सम्राट थे, केवल नाम मात्र के थे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद कंपनी का राज स्थापित हो गया। कंपनी के कर्मचारियों ने, कंपनी ने खुलकर लूटा भारत को, जहाँ जहाँ उनका शासन था, और इस तरह कंपनी बदनाम हो गई। कंपनी को यहाँ तक कि अपने से चलाने के लिए इंग्लैंड के सरकार से लोन मांगना पड़ा 1972 में। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के पास बढ़िया अवसर था कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को सबसे पहले, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नियंत्रित और नियमित करने के लिए, उसके राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देने के लिए कौन सा एक्ट लागू किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह पहला एक्ट था जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। तो देखिए इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को, जो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे, उसको मान्यता देना था। केंद्रीय प्रशासन की नींव डालना। केंद्रीय प्रशासन की नींव डालना भी इसकी प्राथमिकता थी, क्योंकि ब्रिटिश राज्य फैल रहा था भारत में। बंगाल, मद्रास, बम्बई, जो कोस्टल एरिया है उसमें फैल रहा था। जो सेंट्रल भाग है उसमें मराठे थे, ऊपर सिख थे, और मैसूर और हैदराबाद, यही सब राज्य कुछ स्वतंत्र थे। अधिकांश जो एरिया है वहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। तो विशेषता देखते हैं क्या इसकी। बंगाल के गवर्नर को, पहले क्या होता था, बंगाल और बम्बई और मद्रास तीनों जगह एक एक गवर्नर होते थे। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के अनुसार तीनों गवर्नर का इंचार्ज बना दिया बंगाल के गवर्नर को। पहले तीनों स्वतंत्र थे गवर्नर, और बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को रख दिया गया।
और कौन था? बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके साथ ही उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति, जो ब्रिटिश सरकार है बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया, जो 4 सदस्यीय थी। ये तो पहला व्यवस्था हो गया, ये व्यवस्था किया ब्रिटिश सरकार ने। दूसरा, उच्चतम न्यायालय। अभी हम जो देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय संवैधानिक संस्था है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका का हेड है। उसकी स्थापना 1774 में ही हो गई थी। किसके तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत एग्जाम में पूछता है। अगर मैं इस न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय था इसके खिलाफ अपील करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड, जो कि उस समय का सबसे बड़ा न्यायालय था ब्रिटिश का। उसके बाद कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार, रिश्वत और उपहार पर, जो कंपनी के कर्मचारी थे बहुत भ्रष्ट थे। कंपनी डूब रही थी और कर्मचारियों के पास अकूत धन पैदा हो गया था। और ये जब धन लेकर अपने इंग्लैंड में जाते थे तो उनके जो पड़ोसी थे, आसपास के लोग थे, वो इनसे जलने लगे थे और इनके खिलाफ एक पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विचार पैदा होने लगा। इनके खिलाफ बहुमत विचार पैदा होने लगा। तो उन लोगों ने, उन्हीं लोगों के, इनके खिलाफ, जो वहाँ की जनता थी उनके खिलाफ जो कानून लाई, रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ की जनता की मंशा के अनुसार था। वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग बहुत जल्दी धनी हो जाएंगे, तो इनको कैसे रोका जाए, इनके भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो कंपनी के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट थे, बहुत अत्याचार करते थे भारत के लोगों पर। तो उनके जो निजी व्यापार है, रिश्वत है और उपहार भारतीयों से, ये सब जो लेते थे, पर रोक लगा दिया है। किससे? रेगुलेटिंग एक्ट से। जो कंपनी, जो गवर्निंग बॉडी होती है किसी भी कंपनी का, आज भी देखते होंगे गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं। तो उस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। उनको, जिनकी सदस्य संख्या 24 हुआ करती थी, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। इस एक्ट के तहत पहले जानकारी नहीं देते थे, अब उनको क्या ये सब जानकारी देनी है ब्रिटिश सरकार को। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद इसमें कुछ कमियां रह गई थी इस रेगुलेटिंग एक्ट में, तो इसको एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के माध्यम से संशोधित किया गया, जो कि एक छोटा सा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन छोटा सा। यह क्या है? मुख्यतः कानून को लेकर है। जो कलकत्ता सरकार है उसके कानून का निर्माण का जो सीमा बढ़ाया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक। फिर कंपनी के जो कर्मचारी के विरुद्ध, अगर मैं कोई कंपनी के हैसियत से सरकारी, जैसे ऑन ड्यूटी कोई काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कंपनी के कर्मचारी, तो उसके विरुद्ध उच्चतम जो न्यायालय है कार्रवाई नहीं कर सकता था। फिर कानून बनाते समय भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान रखना, ये बात थी उस सेटलमेंट में। बस छोटा सा सेटलमेंट है, कानून से संबंधित है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब एक आदमी का शासन, एक पावर या एक विचारधारा का शासन। 2 विचारधारा या 2 पावर सेंटर रहेंगे, एक तो राजनैतिक और एक व्यापारिक। व्यापार करने के लिए अलग पावर सेंटर और राजनीति करने के लिए अलग पावर सेंटर। तो जो राजनीतिक सेंटर था, जो पावर उसका, उसको कौन देखता था? नियंत्रण मंडल। नियंत्रण
या बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये इसमें 6 सदस्य होते थे, आयुक्त होते थे 6। तो ये क्या करते थे, कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं उसको देखते थे, इनको बनाया गया उसके लिए। और दूसरा जो व्यापारिक मामले पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो तो देख ही रहे थे, तो उनका राजनीतिक अधिकार कंपनी का छीन लिया गया। कंपनी के कर्मचारी पहले भी रिश्वत लेते थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट में उनको उस एक्ट के तहत जो ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये पहले वाले से ही संबंधित है। जो कंपनी के कर्मचारी रिश्वत उपहार वगैरह लेते थे, तो इसमें केवल उपहार, रिश्वत वगैरह भी लेते थे छुप छाप के, लेकिन उपहार पर खास प्रतिबंध लगाया गया इस एक्ट में। कार्यकारी परिषद, पहले जो कार्यकारी परिषद था गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल का, और बाकी जो गवर्नर है कलकत्ता और बम्बई है, मद्रास और बम्बई, 4 थे उनके जो कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 4 थी, और ये बहुमत के आधार पर निर्णय लिया करते थे। तो 4 में से बहुमत निकालने में थोड़ा समस्या होती थी, इसलिए इसको सदस्यों की संख्या घटा के 3 कर दी गई, ताकि 3 आसानी से बहुमत निकाला जा सकता है। अंग्रेज़ अधिकारियों की सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट, अंग्रेज़ों की सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट बनाया गया। चाय और अफीम के व्यापार पर एकाधिकार, केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 ही चीज़, चाय अफीम, जो ही वस्तु है उस पर एकाधिकार रह गया, बाकी चीज़ पे दूसरे लोग भी एकाधिकार कर सकते थे। भारत, इसमें मेन जो मुख्य इसमें क्या बात थी इस एक्ट की, कि भारत जो है, भारत में जो ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था ब्रिटिश कंपनी का, उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को इंग्लैंड सरकार ने बोला कि ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है, और कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर आया 1786 का एक छोटा सा अधिनियम है, जब कॉर्नवालिस आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अमेरिका के युद्ध में भाग लिया था, और उसने आत्मसमर्पण किया था अमेरिकी लोगों के सामने, उसको भारत में भेजा गया। तो वो थोड़ा बड़ा आदमी था, तो बोला कि हमको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, तभी मैं भारत का गवर्नर जनरल बनूंगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उसको थोड़ा सा पावर देके भेजा गया, तो इसीलिए उसको पावर देने के लिए 1786 का अधिनियम पारित किया गया। तो उसमें क्या है, जो उसके परिषद थी, जो 3 सदस्यीय परिषद थी, उसके जो निर्णय को रद्द कर सकता था विशेष परिस्थितियों में, उसके पास पावर था। उसके पहले वाले जो गवर्नर जनरल थे उनके पास पावर नहीं था, और मुख्य सेनापति का भी पावर उसके पास था। तो ये हो गया 1786 का अधिनियम। उसके बाद आया है 1793 का चार्टर अधिनियम। अब चार्टर अधिनियम की शुरुआत हो गई, कंटिन्यूअस 4 चार्टर अधिनियम चलेंगे। इसमें क्या व्यवस्था थी, पूर्व के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया, जितने भी पहले के एक्ट थे सभी जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसमें शामिल किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। व्यक्तिगत नियम थे, पहले के जो अंग्रेज़ अधिकारी होते थे, सिकलाई हो गया, वारेन हेस्टिंग्स हो गया, ये लोग क्या करते थे, व्यक्तिगत नियम बना देते थे, उसके अनुसार देश चलता था, ब्रिटिश शासन चलता था। अब क्या हो गया, लिखित नियम बनाए गए, विधि बनाए गए, और उसके अनुसार देश चलेगा। चौथा, गवर्नर जनरल, गवर्नरों के परिषद के सदस्य, जो गवर्नर जनरल भारत में बनेगा या गवर्नर जनरल के जो परिषद का सदस्य बनेगा, उनको कम से कम 12 वर्ष का भारत पे सर्विस का अनुभव होना चाहिए। नियंत्रक बोर्ड का वेतन, भारतीय कोष, जो नियंत्रक बोर्ड बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, द्वैत शासन के तहत, उसको पहले इंग्लैंड सरकार पैसा देती थी, अब क्या भारत के कोष से उसको पैसा मिलने लगा।
फिर है 1813 का चार्टर अधिनियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चार्टर नियम है। इसमें क्या किया गया, कंपनी का जो एकाधिकार था, चाय पहले दो बस पे था, चाय पे और अफ़ीम पे, तो अफ़ीम ख़त्म कर दिया गया, चाय पर रह गया, और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर रह गया। दो जगह इनका व्यापार एकाधिकार रह गया। एकाधिकार मतलब ये सब व्यापार कर सकते थे, लेकिन दूसरे लोग केवल इन मामलों में व्यापार नहीं कर सकते थे। जो इंग्लैंड की दूसरे कंपनी थी वो चीन और चाय के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। उसके बाद क्या हुआ, और ये जो 1813 का चार्टर नियम है, इसको लागू करने के पीछे उस समय की राजनीतिक व्यवस्था देखिए। उस समय नेपोलियन का उत्कर्ष चल रहा था, उसने यूरोप में महाद्वीपीय व्यवस्था लगा रखी थी। महाद्वीपीय व्यवस्था में सब व्यापार रोक दिया था। इंग्लैंड की घेराबंदी उसने कर दिया था कि इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड एक आइलैंड है और बाकी जो यूरोपियन देश है आइलैंड से अलग है। तो व्यापार घाटा होने लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि व्यापार के लिए और छूट दिया। बाकी जो कंपनी है उनको भी व्यापार के लिए छूट दिया, इसलिए इनका एकाधिकार और समाप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा धर्म का प्रचार करने के लिए। उसके बाद भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। बताइए, वेलफेयर भी देखने लगी ब्रिटिश सरकार। कंपनी के शासन फिर विस्तार कर दिया गया 20 साल के लिए। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति के में भी थोड़ा विस्तार किया गया। तो ये रहा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये भी 20 साल बाद लागू हुआ। इसमें क्या किया गया, कंपनी के चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति। इसने कंपनी के पूरे व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन कंपनी व्यापार कर सकता था, केवल एकाधिकार समाप्त हुआ है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए, जो 1833 जब आया तो उस समय ब्रिटिश इंडिया देश के आंतरिक भागों में घुस गए थे, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस सब एरिया में इनका शासन ज़्यादा फैल गया था। तो पहले तो केवल कोस्टल एरिया में शासन था, अब आंतरिक भागों में, भारत के ज़्यादातर भागों में शासन हो गया, इसलिए अब इनको भारत सरकार बनाने की ज़रूरत थी। तो इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल उसकी जगह बना दिया। और पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा ख़त्म किया स्वामी राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में। कंपनी के आप देखिए, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका संपूर्ण भारत पर विधायिका नियम कानून बनाने की शक्ति थी, और मद्रास और बम्बई की जो गवर्नर की विधायिका शक्ति समाप्त कर दी गई। नियामक कानून, ये जो चार्टर लागू हुआ उसके पहले के जो कानून थे उसको नियामक कानून कहा जाता था, और चार्टर लागू होने के बाद के कानून को अधिनियम। आपने अधिनियम सुना होगा, वो अधिनियम तब से शुरू हुआ। उसके बाद कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कर दी गई। कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, लेकिन इसका विरोध भी हुआ। विरोध की वजह से इसको टालना पड़ा। दास प्रथा गैर कानूनी कर दिया गया इस एक्ट के तहत, और उसी एक्ट के तहत 1843 में अधिनियम बना के लॉर्ड एलनबरो, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, दास प्रथा को समाप्त किया। विधि आयोग की स्थापना होती है, उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले रहते हैं, जो कि बहुत ही भारत की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 1853 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल के कार्य को विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य 2 भागों में बांट दिया गया। विधायिक कार्य की सहायता के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जो कि संसद का उस समय मिनी संसद कहलाती थी, और उसी से संसद आज का संसद बना है। और उसमें 6 नए सदस्यों
को जोड़ा गया। इसमें 4 सदस्य लोकल स्तर, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से आते थे। इसमें उसके बाद सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ किया गया। इसमें शुरू हो गया, इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। इसके अध्यक्ष मैकाले समिति बने। कंपनी के शासन का संसद की इच्छा अनुसार विस्तार, मतलब कंपनी जब एक ऐसा कानून बनाया है, इसमें पहले तो 20 साल के लिए विस्तार मिल जाता था। अब संसद जब भी चाहे कंपनी के शासन को ख़त्म कर सकती थी। मतलब उनको पहले ही एहसास हो गया था कि अब देश में क्रांति होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही कानून बना दिया कि अब ये कंपनी का शासन हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 1, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 1। ऐसे ऐसे हम 4 पार्ट बनाएंगे। उसके बाद ये भारत के इतिहास में भी, इतिहास को भी समझने में इसमें लाभ होगा, संविधान के इतिहास को भी समझने में लाभ होगा। धन्यवाद।